जी अस्सलाम वालेकुम। क्या सामान आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 49। चैप्टर हमारा चल रहा था मॉर्टगेज एंड चार्जेस, जिसमें हमने ये सीखा था कि कंपनी को अगर लोन लेने की ज़रूरत पेश आए तो इसके पास डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं। जिसमें हमने ये देखा कि कंपनी बैंक से भी लोन ले सकती है, कॉमन सोर्स है। डिबेंचर भी इशू कर सकती है, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे डायरेक्टर से या स्पॉन्सर्स यानी मेजॉरिटी शेयर होल्डर से भी लोन ले सकती है, ठीक है। लेकिन पहली कोशिश ये करती है कंपनी कि बैंक से या डिबेंचर से अरेंजमेंट हो जाए। जब बैंक या डिबेंचर के ज़रिए से कंपनी लोन लेती है, ख़ास तौर पे बैंक के ज़रिए, जो चैप्टर ना बेसिकली बैंक से फाइनेंसिंग के लिए बना है। यानी इसमें जो एक समझ लीजिए कि अंडरलाइन अजम्पशन है वो ये कि कंपनी बैंक से लोन ले रही है। तो कोई भी लोन बैंक वाला हो या डिबेंचर वाला अमूमी तौर पे सिक्योर्ड होता है। इस चैप्टर में आपको ये सिखा रहा है कि सिक्योरिटी कितनी किस्म की हो सकती है और उससे रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि लोन लेना और लोन रीपे करना, लोन लेना और रीपे करना, ये दो पार्टीज़ यानी कंपनीज और बैंक का आपस का मामला नहीं है सिर्फ, बल्कि इसमें एक तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व होती है जो कि कमीशन है, या यूँ कह लीजिए रजिस्ट्रार है स्पेसिफिकली, वो भी इन्वॉल्व होता है। उसके पास भी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, लोन की भी और लोन की रीपेमेंट की भी, ठीक है। तो बहरहाल अभी तक हमने इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ा है वो क्या है, हमने टाइप्स ऑफ लोन पढ़ लिए, हमने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ पढ़ ली, और कुछ नहीं पढ़ा हमने, ऐसा ही है ना। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ में हमने क्या पढ़ा था, तीन तरह की सिक्योरिटीज है, प्लेज, मॉर्टगेज और चार्ज। प्लेज कौन सी टाइप ऑफ सिक्योरिटी है, मूवेबल, ठीक है, जिसमें फिजिकल पोजेशन भी ट्रांसफर होती है। हो गया प्रिंट पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ। और मॉर्टगेज कौन सा टाइप है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें पोजेशन बारोर के पास रहती है। और चार्ज ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह के एसेट्स पे क्रिएट हो सकता है। इसमें एसेट्स की फिजिकल पोजेशन बारोर के पास ही रहती है, ठीक है। और इसमें करवाना क्या होता है, सिर्फ एक काम करवाना होता है, क्या, आपका जो लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है बैंक और कंपनी के दरमियान में, उसको एससीसीपी के पास भी रजिस्टर करवाना होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में एससीसीपी भी इन्वॉल्व है, रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व है। मैं एससीसीपी कह रहा हूँ लेकिन कुछ जगहों पर रजिस्ट्रार भी आएगा, फिलहाल हम उनको एक ही कंसीडर करते हैं। तो जो चार्ज है वो हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अच्छा, रजिस्टर करवाने से उसकी वो सिक्योरिटी कैसे बनती है, क्योंकि अब वो कंपनी अगर बैंक की इजाज़त के बगैर उस एसेट को सेल करती है तो कमीशन खुद उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेगा। यहाँ पे फिर हमने ये सीखा कि चार्ज की दो टाइप्स हैं, एक है फ्लोटिंग चार्ज और एक है फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज में हम कोई एसेट की कैटेगरी तो मेंशन करते हैं, उस एसेट को बाय नेम या बाय स्पेसिफिक पर्टिकुलर्स मेंशन नहीं करते। जैसे हम यह कह देंगे कि ऑल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, मेंशन नहीं करेंगे कि कितनी प्रॉपर्टीज़ है और वो किस किस लोकेशन पे सिचुएटेड है, ठीक है, वो चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, हर तरह की प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो गया जब हमने लोन एग्रीमेंट में क्या लिख दिया कि चार्जेस कि फ्लोटिंग चार्जेस क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टीज। और अगर फिक्स चार्ज क्रिएट किया तो फिक्स चार्ज में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, स्पेसिफिक आइटम की पर्टिकुलर डिटेल देनी पड़ती है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, वो किस जगह पे है, और उसका जो भी स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी मेंशन करनी पड़ती हैं, ठीक है। और फिर हमने ये कल थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कंपैरेटिवली अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शायद फिक्स चार्ज ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज में रिस्क ये होता है कि वैल्यू कभी अप होगी तो कभी डाउन भी हो सकती है। हालांकि एग्रीमेंट में लिखा होता है कि एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी एक बैंक को डर होता है।
ठीक है जी। हमने फिर फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज में डिफरेंस भी डिस्कस किया था, ऐसा ही है। चलिए, यहाँ तक डिस्कशन हमारी थी कल के लेक्चर तक। किस में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, घर जाके रीड किया हो आपने तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, आज कोई क्वेश्चन की डिस्कशन भी नहीं? जी जी जी, शाबाश, पूछिए। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये एक अहम कंसेप्ट है। मैं इसको पहले डिस्कस कर लूँ जो आपने पॉइंट उठाया, कि किसी भी किस्म की सिक्योरिटी हो, अगर डिफ़ॉल्ट किया है ना, डिफ़ॉल्ट किया है, जब लोन लिया उस वक्त ये बात नहीं कर रहा, जब डिफ़ॉल्ट किया है तो बैंक के पास ये राइट होता है, चाहे प्लेज हो, चाहे मॉर्गेज हो, चाहे चार्ज हो, अगर तो उसकी पोजेशन में है तो ठीक, वो फौरी तौर पे उसको सेल कर सकता है। कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन समझ लीजिए कि फौरी तौर पे उसको सेल कर सकता है। और अगर इवन प्लेज या मॉर्गेज भी है ना, ये सॉरी मॉर्गेज या चार्ज भी है जो पहले बैंक की पोजेशन में नहीं था, अगर डिफॉल्ट किया, क्या अगर डिफॉल्ट किया तो बैंक का ये राइट होता है एट टाइम ऑफ डिफॉल्ट उस एसेट को, चाहे वो चार्ज या मॉर्गेज क्यों ना हो, अपने कब्जे में कर ले और फिर उसको अपना लोन रिकवर करने के लिए उसको सेल कर सकता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट के वक्त तो हर केस में पोजेशन आ जाएगी, क्योंकि जाहिर है देखें ना, उसने लोन रिकवर नहीं करना, लोन दिया, पैसे रिकवर, डिफॉल्ट कर दिया, पैसे दे नहीं रहे, बैंक के पास ये राइट होता है, लीगल राइट है कि वो सेल कर सकता है। हाँ, सेल करने से पहले कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, पूरी करनी पड़ती हैं। ठीक है जी जी। और फ्लोटिंग चार्ज में हमने कहा कि मिनिमम अमाउंट सेट होती है, उससे नीचे नहीं आप बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मतलब जब डिफॉल्ट किया तो वो सिर्फ मिनिमम अमाउंट के एसेट सेल करता है या जितनी भी उस वक्त प्रॉपर्टी होती है सारी? देखें, बैंक को सिर्फ एक चीज़ से गर्ज है, क्या? अपने लोन से। एसी बंद कर दें, एसी भी ज़्यादा है, 4 5 6 सारे एसी चल रहे हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, बैंक को किस चीज़ से गर्ज है? बैंक को सिर्फ अपने लोन से गर्ज है कि उसकी लोन की अमाउंट वापस हो। फर्ज कीजिए अगर बैंक ने सिक्योरिटी, बैंक ना प्रैक्टिकली मुमकिन तौर पे अगर 100 मिलियन का लोन देना तो सिक्योरिटी की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा रखवाते हैं, प्रैक्टिकली 120 125 रखवाएंगे। अगर फर्ज कीजिए डिफ़ॉल्ट किया, 120 मिलियन की सिक्योरिटी थी, 100 मिलियन का लोन था, डिफ़ॉल्ट किया, बैंक ने उस सिक्योरिटी को बेच दिया, वो बिकी 115 मिलियन की, बैंक के कितने पैसे रखेगा? क्या सारे? नहीं, सिर्फ वो जो उसने अमाउंट लोन के तौर पे दिया, 100 मिलियन अपने पास रखेगा, बाकी 50 मिलियन क्या करेगा? कंपनी को वापस कर देगा। और इसी तरह वाइस वर्सा, अगर वो सेल करता है और 85 मिलियन की प्रॉपर्टी सेल होती है, अब क्या होगा? क्या बैंक मजीद 15 मिलियन ले सकता है कि नहीं ले सकता? ले सकता है। हाँ जी, वो सिक्योर्ड तो नहीं है लेकिन अनसिक्योर्ड है, यानी कॉन्ट्रेक्चुअली बैंक वो अमाउंट रिकवर करवाने का हकदार है क्योंकि उसने लोन दिया हुआ है, लेकिन अब उसका स्टेटस क्या हो गया? अनसिक्योर्ड, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो पूरी अमाउंट की नहीं, वो तो 85 मिलियन तक की, 15 मिलियन वो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो जनरल जो रिमेनिंग एसेट्स हैं वो जब बिकेंगे ना, जो रिमेनिंग एसेट्स है उसमें से पैसे अगर बचे तो इस बैंक को मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। सिक्योर्ड डेट और अनसिक्योर्ड डेट का कंसेप्ट पता है ना? सिक्योर्ड डेट वो जिसके बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी रिक्वाई हो, अनसिक्योर्ड वो है जिसके बदले में कोई सिक्योरिटी ना रिक्वाई हो। ऐसा नहीं है कि जो अनसिक्योर्ड डेट है वो वापस ही नहीं करना होता, करना होता है, लेकिन अनसिक्योर्ड डेट में बैड डेट का रिस्क ज्यादा होता है कि हो सकता है आपको पूरे पैसे ना मिले। सिक्योर्ड में बैड डेट का रिस्क कम होगा। ठीक है जी, क्लियर है ये? और कोई क्वेश्चन? शाबाश, पूछिए। और कोई क्वेश्चन नहीं? सब ठीक है? चलिए अब जी जी देखिए, वो मल्टीपल चार्ज के बारे में ना सोचें, वो आपको एडिशनल कंसेप्ट दिया था, बहरहाल कंसेप्ट उसमें भी इसी तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। कंसेप्ट हमारा प्लेज, मॉर्गेज आर चार्जेस रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अच्छा, लॉ की आदत है कि बात सिंपल होती है लेकिन उसने अपना समझ लीजिए कि कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना होता।
तो एक ही बात को वो 2-3 तरीकों से घुमा के बता रहा होता है। यानी एक चीज़ के, जैसे एक जगह पे कहता है कंपनी नाम में आपने देखा होगा, कहता है होल्ड शेयर्स, एक जगह पे कहता है, साथ ही कहता है कंट्रोल शेयर, साथ ही कहता है ओन शेयर। अभी अगर आम बंदा पढ़े ना, वो कहे होल्ड शेयर, ओन शेयर, कंट्रोल शेयर, इसमें तो फर्क नहीं, एक ही चीज़ है कि किसी पर्सन के पास कोई शेयर्स हैं। लेकिन लॉ ने किसी ना किसी सिचुएशन को सामने रख के ये अल्फाज चुने होते हैं ताकि वो कोई एक शायद कोई बैड सिचुएशन है जिसको अवॉइड करने के लिए लॉ ने इसको रिपीट किया होता है कि कोई खाना खाली रह ना जाए। ठीक है, उसी तरह अब जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कंसेप्ट बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन लॉ ने इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। कंसेप्ट सिंपल क्या है कि आपने जो भी प्लेज, मॉर्गेज या चार्ज कंपनी ने रजिस्टर करवाया, सॉरी कोई भी लोन लिया है कंपनी ने बैंक से, चाहे अगेंस्ट प्लेज लिया हो, अगेंस्ट मॉर्गेज लिया हो या अगेंस्ट चार्ज लिया हो, कंपनी ने किसी भी किस्म का लोन बैंक से लिया है, वो कमीशन के पास रजिस्टर करवाना लाजमी है। सिंपल कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट, फिर से बताइए क्या? कंपनी ने बैंक से किसी भी किस्म का लोन लिया हो, चाहे सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज लिखवाया हो, मॉर्गेज या चार्ज। सिंपल, यानी एवरी प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड किसके साथ भला? रजिस्ट्रार के साथ, रजिस्ट्रार के साथ। ठीक है, लेकिन लॉ ने क्या किया? लॉ ने तरतीब से आपको एक एक करके एग्जाम्पल बताई है कि कौन कौन सा प्लेज, मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाना है। और आप थोड़ा सा जब इसके ऊपर गौर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा भाई ये तो सारी चीजें कवर कर रहा है। कॉमन सेंस आपको क्या बताएगी कि भाई सारी चीजें कवर कर रहा है, तो ये इसको दो हरफी बात लिख देता कि भाई सारे प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज रजिस्टर करवाने हैं। ये कभी ये कभी के कभी पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो कौन कौन सा प्लेज, मॉर्गेज या चार्ज है जो किसी कंपनी के लिए रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। पहले ये सिखाएगा कि रजिस्टर कौन सा चार्ज करवाना रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं। फिर क्या सिखाएगा? रजिस्टर करवाने का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। आज के लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट पढ़ने हैं। पहला कंसेप्ट क्या पढ़ना है कि कौन कौन सा प्लेज, मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है, और दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर क्या होगा। शाबाश। पहले पढ़ते हैं कौन कौन सा प्लेज, मॉर्गेज कह रहा है हर प्लेज, मॉर्गेज या चार्ज जो किस पे है? ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी वो स्टॉक, इन्वेंट्री वगैरह आप प्लेज कह लें, लेकिन चार्ज भी क्रिएट हो सकता है। इन्वेंट्री को एज प्लेज भी रजिस्टर करवा सकते हैं, एज चार्ज भी। फर्क क्या होगा दोनों में? प्लेज में इन्वेंट्री बैंक के पास चली जाएगी, चार्ज में कंपनी के, बोरर के पास चली जाएगी, उसको सेल कर सकता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इसके ऊपर कोई भी प्लेज हो या चार्ज हो, रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। डन। इसमें लगभग समझ लीजिए करंट एसेट आ गए ज्यादातर। उन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी रजिस्टर करना रिक्वायर्ड है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी हुई? लैंड बिल्डिंग। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है जो बाद में चल के दो कंसेप्ट्स में कन्वर्ट होता है। एक लफ्ज है, बाद में आगे चल के दो कंसेप्ट्स में कन्वर्ट होता है। वो क्या है? वेयर एवर सिचुएटेड। क्या लिखा हुआ है? ये भाई ने लिखा है विच एवर, मैंने विच एवर नहीं लिखवाया था। मैंने क्या लिखवाया था? वेयर एवर। तो जो मैंने लिखवाया था आप वही पढ़े। वेयर एवर इज सिचुएटेड। किधर? वेयर एवर। वेयर एवर से क्या मुराद है? पाकिस्तान में हो चाहे या पाकिस्तान से बाहर। इसका मतलब है अगर आप लोन लेते हैं और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यस। और अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है फिर भी कराना पड़ेगा। ठीक है। PIA का कोई अमेरिका में होटल है,
PIA का, अमेरिका में होटल है। अगर लोन लेना हो और उस होटल को मॉर्टगेज करवाया जाए, अमेरिका में करवाएं चाहे, क्या पाकिस्तान में भी उसको रजिस्टर करवाना होगा कि नहीं होगा? फर्ज करें अगर अमेरिका में प्रॉपर्टी है कंपनी की, पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में, लोन लिया उस प्रॉपर्टी के ऊपर PIA ने, पाकिस्तान में उधर 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 के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्या पाकिस्तान में भी उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करवानी है कि नहीं? क्यों आपके ख्याल में क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि कंपनी पाकिस्तान में ये चीज़, क्योंकि वो कंपनी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कंपनी है, और दुनिया पाकिस्तान से लोन ले या दुनिया के किसी भी कोने से लोन ले, उसका रिकॉर्ड इधर रखवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसीलिए उसने कहा वेयर एवर सिचुएटेड, फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, सिचुएटेड इन पाकिस्तान या सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, दोनों केसेस में रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। ठीक है, वेयर एवर सिचुएटेड का मतलब समझ आया आपको? वापिस आ जाए, मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करवाना है, इमूवेबल पे करवाना है, कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? हाँ, बुक डेट्स, डेटर्स रह गए, डेटर्स। क्यों? क्योंकि डेटर मूवेबल में तो नहीं आते, मूवेबल में तो आती है इन्वेंट्री, तो डेटर्स रह गए थे और डेटर भी उसने पूरे कर दिए। क्या उसने कहा? ऑन बुक डेट्स ऑफ कंपनी, अगर कंपनी के डेटर्स को सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया जाए, चार्ज क्रिएट किया जाए, डेटर्स पे प्लेज नहीं होता, चार्ज होता है। ठीक है, ये चले चार्ज या मॉर्टगेज, प्लेज नहीं होता, ये चार्ज या मॉर्टगेज। मॉर्टगेज होता नहीं वैसे, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। नहीं, सिर्फ चार्ज जैसे में रखिए, चार्ज। अच्छा, सवाल आपके जहन में ये आ रहा होगा, क्या डेटर्स को सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया जा सकता है? हाँ जी, लेकिन असल में फिजिकली डेटर को नहीं रखवाते हैं कि बंदे उठा के उधर भिजवा रहे हैं, ये सिक्योरिटी के तौर पे आपके पास, ऐसे नहीं। हाँ, राइट टू रिसीव मनी, इस राइट को पे चार्ज क्रिएट करवाया जाता है। आपने कभी फैक्टरिंग का नाम सुना है? डेट फैक्टरिंग का, ये वो चीज़ है, डिस्काउंटिंग वगैरह कर ले। ठीक है, तो बुक डेट्स पे भी अगर चार्ज को क्रिएट किया, रजिस्टर करवाना लाजमी। तो कितने कितने हो गए? मूवेबल हो गया, इमूवेबल हो गया, और कौन सा हो गया? बुक डेट्स हो गया। फोर्थ कैटेगरी क्या? ओन प्रॉपर्टी आर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। देखिए प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, साथ में मैच करते जाए। प्रॉपर्टी आर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग, यानी इन्वेंट्री रह गई थी, इन्वेंट्री रह गई, हो गई थी कब? हाँ जी बिल्कुल। ओन प्रॉपर्टी, इसमें पूरा देखें, पूरा क्या है, एक मिनट है। हाँ, फ्लोटिंग चार्ज ऑन कंपनी से अंडरटेकिंग आर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, कोई किसी किस्म का फ्लोटिंग चार्ज हुआ तो वो भी, हालांकि ये ऊपर कवर हो जाता है मूवेबल में। हाँ जी। नेक्स्ट, गुडविल आर एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट, ये भी रह गए थे, भी इंटेंजिबल एसेट रह गए, ना मूवेबल में आए, ना इमूवेबल में आए, ना स्टॉक इन ट्रेड में आए। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट रह गए। वो कह रहे हैं इंटेंजिबल एसेट से अगेंस्ट भी अगर आपने कोई लोन लिया, उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो बताइए जरा कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? मूवेबल हो गया, इमूवेबल हो गया, स्टॉक कंपनीज, डेट्स और ट्रेड डेट्स हो गए, इसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड, प्रॉपर्टी आर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, और गुडविल आर इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी हो गए। नेक्स्ट, ओनरशिप आर एयरक्राफ्ट आर एनी शेयर इन शिप आर एयरक्राफ्ट। अच्छा, ये देखें, लॉ मेकर के सोचने का अंदाज देखें। उसने जब कहा ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या थी? कि जो जमीन के साथ अटैच हो, मूव नहीं हो सकती। तो जो शिप है, बताइए ये मूवेबल है कि इमूवेबल? ये मूवेबल, लेकिन अमूमी तौर पे मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती। तो कल कला को कोई इसको चैलेंज कर सकता था कि मूवेबल प्रॉपर्टी में, हालांकि ऐसी कंपनी बहुत कम होगी जो शिप या एरोप्लेन में डील करती हो, एयरलाइंस में हो, लेकिन लॉ ने उसको भी कवर कर दिया। उसने कहा शिप यानी जो जमीन की सतह पे एसेट है उसको कवर कर दिया,
फिर क्या, जो पानियों में है उसको भी कवर कर दिया, जो हवा में है उसको भी। उसकी सोच देखें, उसने कहा कोई रह ना जाए, कल कला को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, दूरंदेशी, शाबाश। तो अगर किसी कंपनी का कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है या उसमें कोई हिस्सा है, उस शिप या एयरक्राफ्ट पे चार्ज क्रिएट करवाया जाता है, वो भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। फिर फॉर इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स, अच्छा ये थोड़ी सी नेचर अब डिफरेंट आ रही है। ये आपके हैं एसेट, इनको सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया, बात समझ आती। ये अगर सोचे ना तो ये आपकी लाइबिलिटी शुरू हो रही है। लाइबिलिटीज सिक्योरिटी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं की जाती, लेकिन उसने लिखी क्यों है? यहां पे ये कह रहा है कि अगर लोन लिया और बदले में इनमें से कोई चीज सिक्योरिटी के तौर पे रखवाई, रजिस्टर करवाओगे। यहां पे क्या कह रहा है, अगर आपने इन शक्लों में लोन लिया, अगर इन शक्लों में लोन लिया तो चाहे सिक्योरिटी के तौर पे कोई भी चीज हो, आपको वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। चाहे इवन दूसरे लफ्जों में पता क्या कह रहा है, चाहे कोई सिक्योरिटी ना भी हो, लेकिन अमूमी तौर पे सिक्योरिटीज होती हैं इनमें। ठीक है, ये जो आखिरी 3 एग्जांपल है, ये अगर देखेंगे ऊपर वाली 6 एग्जांपल से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? ऊपर वाली 6 एग्जांपल में वो एसेट्स की बात कर रहा है, इस एसेट को गिरवी रखवा के लोन लिया, रजिस्टर करवाओ, इस एसेट को गिरवी रखवा के लोन लिया, रजिस्टर करवाओ। 7, 8, 9 में क्या कह रहा है, अगर आपने डिबेंचर्स के जरिए से लोन लिया तो सिक्योरिटी है नहीं है जो मर्जी है, हमें उससे गर्ज नहीं, आप आके रजिस्टर करवाओ। अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ रिडीमेबल कैपिटल इशू किया, ठीक है, रिडीमेबल, जैसे उसका इशारा गालिबन प्रेफरेंस शेयर की तरफ है, हालांकि प्रेफरेंस शेयर लोन के बराबर नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी होते हैं, तो थोड़ी सी शक्ल उसकी ना डिबेंचर की तरह की बन जाती है। इसका इशारा शायद उस तरफ है कि अगर आपने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए, वो भी रजिस्टर, जो कि रिडीमेबल हुए, वो भी रजिस्टर करवाएंगे। और अगर कोई लीज एग्रीमेंट किया आपने, कंडीशनल सेल एग्रीमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट इसे लीज एग्रीमेंट कहते हैं। उसने इसके मुख्तलिफ नाम बताए हैं, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक है, लीज स्टॉक नहीं है, लीज बैक है ना। हाँ, ये हमारे भाई का थोड़ा जल्दी में होते हैं, मेरे ख्याल है आगे पीछे करते हैं, लेक्चर में हमें प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। लीज बैक, मैंने अपना लीज स्टॉक बढ़ा देना था, मुझे याद ना होता, और आपने भी पढ़ लेना था, है ना, कि मैच करते हैं साथ साथ, जो पढ़ा मैच करते हैं, चलें ठीक है। अच्छा, अंधा एतबार, बट है तो ये आगे। अच्छा, ये कंसेप्ट याद रखिए, ये रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए, इसमें रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सिंपल क्या पूछेगा कि बताओ वो कौन कौन से प्लेज मॉर्टगेज चार्जेस हैं जो कि रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। 9 बता देंगे, 7-8 तो बता ही देंगे। जरा फिर से मेरी तसल्ली करिए, जरा फिर से बता दिए। मूवेबल, इमूवेबल, बुक डेट्स, प्रॉपर्टी अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल्स, शिप, एयरक्राफ्ट और एनी शेयर इन शिप और एयरक्राफ्ट, फिर डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, फिर इशू ऑफ सिक्योरिटीज इन द नेचर ऑफ रिडीमेबल कैपिटल, और लास्ट में था हाँ जी सेल, कंडीशनल सेल एग्रीमेंट, जैसे लीज वगैरह वगैरह। क्लियर? अच्छा, कहता है एक चीज जो है ना उसको रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। वो क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई कंपनी इशू करती है तो उसे रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जाम्पल सुने। प्रैक्टिस में आपने बिजनेस लॉ में गालबन ये कंसेप्ट पढ़ा होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। प्रैक्टिस में मैंने इसे, वैसे ये कमर्शियल मार्केट्स में भी चलता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी भी चलता है, लेकिन मैंने जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल देखा है ना प्रॉमिसरी नोट का, वो देखा है जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है
तो बैंक कंपनी के डायरेक्टर से कहता है आप पर्सनल गारंटी दीजिए कि अगर कंपनी लोन ना पे कर सकी तो आप लोन पे करेंगे। और डायरेक्टर्स ये गारंटी किस शक्ल में देते हैं? प्रॉमिसरी नोट की शक्ल में। वो प्रॉमिसरी नोट दे देते हैं कि जी ठीक है, वी प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट ऑन दिस डे, अगर कंपनी ने पे ना किया। या बाज़ औक़ात ये कंपनी ने ये कंडीशनल हो जाती है, कंडीशन को नहीं लिखा जाता, स्टेटमेंट लिखवा दी जाती है कि जब लोन का रीपेमेंट डे आएगी उसके कुछ अरसे के बाद की डेट लिखवा ली जाती है, ताकि अगर कंपनी पे ना कर सके तो डायरेक्टर से रिकवरी करवाई जा सके। ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब अगर देखा जाए तो बेसिकली लोन लेने के लिए इसको भी तो एज सिक्योरिटी यूज़ किया गया है, मतलब नॉर्मल इन्वेंट्री को लिया गया एज सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी रजिस्टर करवाया गया, लेकिन ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी तो सिक्योरिटी के तौर पे बैंक ने लिया है। लेकिन लॉ ये कहता है इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। डन जी। बाकी सारी आइटम्स आप रजिस्टर करवाएं सिक्योरिटी के तौर पे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर नहीं करवाना। ये है जी हमारा पहला कंसेप्ट। क्लियर? रीड कर लिया आपने? रीडिंग टाइम चाहिए कि आगे चलें? रीडिंग टाइम चाहिए, चलिए ठीक है, 3 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जा रहा है आपको, रीड कर लें। कोई भी एक लफ्ज़ अगर ऐसा हुआ समझ में ना आया तो पूछ लीजिएगा, पॉज कीजिएगा जी। उम्मीद है रीडिंग कर ली होगी आपने। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। एनी इंटरेस्ट लिखा हुआ है। देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कंपनीज कोई पूरे का पूरा एसेट कंपनी का अपना होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है पूरा एसेट अपना नहीं है, जॉइंट वेंचर या जॉइंट ओनरशिप का केस है। इस सूरत में हम ये नहीं कहते कि ये शिप या ये प्लेन या ये प्रॉपर्टी कंपनी की है, बल्कि हम क्या कहते हैं कि कंपनी का इसमें इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट की परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, 30%, 50%, 70%, वो अलग है। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? पार्ट। ठीक है, पार्ट है। जैसे हो सकता है क्योंकि एक प्लाजा हो, फर्ज कीजिए उसके 10 फ्लोर है, तो 4 फ्लोर जो है वो कंपनी के हो, 6 फ्लोर कुछ किसी और कंपनी के हो, तो हम क्या कहेंगे? क्या ये प्लाजा कंपनी की ओनरशिप में है? नहीं, हम कहेंगे कंपनी का इसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, यानी पार्शियल ओनरशिप कंपनी की है, इंटरेस्ट का मतलब ये है। तो पार्शियल ओनरशिप को भी सिक्योरिटी के तौर पे बैंक एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी। और की क्वेश्चन जी? और की क्वेश्चन? अच्छा, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाली बात समझ आ गई आपको कि अगर कोई बैंक से लोन लिया जाता है सिक्योरिटी के तौर पे, कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है डायरेक्टर की तरफ से, तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड नहीं है। प्रॉपर्टी हुई तो वो तो रजिस्टर करवानी है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ तो उसको रजिस्टर नहीं करवाना हमने। देखिए गालबन इसकी रीज़न ये है कि जो प्रॉमिसरी नोट वगैरह होते हैं ना, बैक एंड पे इसमें डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इंडिविजुअल्स। इस वजह से गालबन उसने इसको कंपनी के स्कोप से आउट कर दिया है। लेकिन हमारा इसकी एग्जैक्ट रीज़न लॉ ने नहीं लिखी हुई, इसलिए मुझे भी एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, मेरा अंदाज़ा है। ठीक है, लेकिन हमारे लिए याद रखिएगा ये जानना ज़रूरी नहीं क्यों, ये जानना ज़रूरी है क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ, जहाँ पे कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी होता है, लॉ समझने के लिए कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, तो हम कंसेप्ट भी आपको रीज़न भी बताते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम रीज़न आपको नहीं बताते, सिर्फ इतना कहते हैं इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसकी गालबन रीज़न लॉ ने नहीं लिखी होती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता। गालबन रीज़न ये होगी कि प्रॉमिसरी नोट अमूमी तौर पे ये डायरेक्टर से लिया जाता है पर्सनल गारंटी के तौर पे, चूँकि कंपनी की तरफ से नहीं है, एक तरह से डायरेक्टर की तरफ से, इनडायरेक्टली कंपनी के भी आप ही वो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसमें चूँकि जो सिग्नेटरी है वो डायरेक्टर होते हैं, कोई पर्सनल गारंटी के तौर पे देते हैं, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन करने की। चलिए अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की तरफ चलें। अच्छा, अभी देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए तो बाद में जाएंगे रजिस्ट्रार के पास फॉर एग्जांपल, उससे पहले जब लोन लिया दिया जाता है, क्या कि लोन एग्रीमेंट साइन होता है? किन पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट साइन होता है? बैंक और लेंडर और बारोर, जो कि हमारे केस में बारोर कंपनी होगी और लेंडर
बैंक होगा। इनके दरमियान में लोन एग्रीमेंट साइन होता है, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। लोन को क्या कहते हैं? लोन एग्रीमेंट को इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज। तो अब दोनों पार्टी के पास एक इंस्ट्रूमेंट आ गया। अच्छा, एक वैसे प्रैक्टिस का क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो। जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है, अब सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं थोड़ा सा समझ लीजिए 1.5-2 साल पुराने सिस्टम के मुताबिक बात कर रहा हूँ। उस वक्त दोनों पार्टीज के दरमियान में एग्रीमेंट साइन होता है, सेल एग्रीमेंट। एक पार्टी दूसरे को कहती है जी ये जगह जो है ये मेरी मिल्कियत थी, मैं इसको इतने रुपए में इस बंदे को सेल करता हूँ, लेकिन उसको स्टैम्प पेपर वगैरह पे, लेकिन उसको रजिस्टर करवाना लाजमी होता है, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड में ओनरशिप ट्रांसफर करना। रजिस्टर करवाने के लिए किस कौन जाए? क्या सेलर जाए या बायर जाए? या चूंकि एग्रीमेंट मौजूद है और दोनों के साइन इस पे मौजूद है, तो दोनों में से कोई भी जाए तो वो सेल रजिस्टर हो सकती है। कोई भी जाए सेल रजिस्टर हो सकती है। अब वैसे वो कहते हैं जी दोनों लोग पार्टीज आए, ताकि क्योंकि पहले कुछ मसले मसाइल, प्रॉपर्टी चूँकि बड़ी डील होती है, लोगों की नीयत भी बदल जाती है, कुछ मसले मसाइल होते थे, इस वजह से उन्होंने कहा जी अब दोनों आया करें, लेकिन पहले ये असूल था। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, बैंक ने लोन दे दिया कंपनी को, कंपनी ने वसूल भी कर लिया, एग्रीमेंट साइन कर लिया। लॉ कहता है ये ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है? ये ड्यूटी है कंपनी की, कि वो रजिस्ट्रार के पास आए और इस चार्ज को, इस लोन एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाए। ड्यूटी किसकी है? कंपनी की। लेकिन लैंडर का राइट है, इट इज ड्यूटी ऑफ कंपनी बट राइट ऑफ लैंडर टू गेट चार्ज रजिस्टर्ड। ड्यूटी किसकी है? कंपनी की, यानी कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन राइट किसका? राइट है। यानी इसका मतलब है कंपनी, पहली जिम्मेदारी कंपनी की है जाके चार्ज रजिस्टर करवाए, लेकिन अगर कंपनी नहीं चार्ज रजिस्टर करवाती तो क्या बैंक खुद भी चार्ज जाके रजिस्टर करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है, ठीक है। तो फिर लॉ ने सीधा सीधा ये क्यों नहीं लिख दिया कि कंपनी या बैंक में से कोई भी आ जाए और चार्ज रजिस्टर करवा ले? ये भी तो लिख सकता था। ये ड्यूटी राइट का चक्कर चलाने की क्या जरूरत थी? इसलिए ताकि पता चले कि अगर जिसकी ड्यूटी है वो अगर चार्ज रजिस्टर नहीं करवाता, कि दूसरा पर्सन चार्ज को रजिस्टर करवाता है, तो रजिस्ट्रेशन के जो पैसे होंगे वो किसने बर्दाश्त करने हैं? खर्चा पानी किसने बर्दाश्त करना है? वो जिसकी ड्यूटी है। यानी फिर से सुनिए, लॉ क्या कहता है कि चार्ज कौन करवाएगा? हु कैन गेट द चार्ज रजिस्टर्ड? ये इट इज ड्यूटी ऑफ बारो, ड्यूटी ऑफ लैंडर लिख दिया, हालांकि उधर क्या लिखा है? राइट लिखा हुआ है। हाँ जी, ड्यूटी ऑफ कंपनी, कंपनी से बारोर, और लैंडर के साथ क्या लिखा हुआ है? राइट। सुभान अल्लाह, राइट ऑफ लैंडर। थोड़ा पढ़ के ना आए हो तो फिर गया। राइट ऑफ लैंडर यानी जो लोन ले रहा है उसके ऊपर लाजिम है चार्ज रजिस्टर करवाए। अगर वो किसी वजह से नहीं रजिस्टर करवाता तो चूंकि बैंक को तो मसला होगा ना, वो भी उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो वो भी जाके, उसका भी हक है कि वो जाके चार्ज रजिस्टर करवा सकता है। और अगर बैंक यानी लैंडर चार्ज रजिस्टर करवाता है तो उसके जितने भी एक्सपेंसेस है कौन बेयर करेगा? कंपनी बेयर करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? ये तो हमें पता चल गया कि रजिस्टर कौन करवा सकता है। फर्ज कीजिए फैसला हुआ कि लैंडर ही बोरोर ही चार्ज रजिस्टर करवाएगा, ये फैसला हो गया। बैंक ने कहा जी मैं रजिस्टर करवा लेता हूं, बोरोर ने कहा, कंपनी ने कहा बेफिक्र रहें आप, हम चार्ज रजिस्टर करवा लेंगे। अब बोरोर गया रजिस्ट्रार के पास, क्या करेगा? फाइल करेगा रजिस्ट्रार को। क्या फाइल करेगा रजिस्ट्रार को? क्या? एक एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कि हमारा चार्ज रजिस्टर किया जाए, उस एप्लीकेशन के साथ अटैच किया जाएगा क्या? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, जो यानी कि क्या है? लोन एग्रीमेंट। उस लोन एग्रीमेंट को साथ अटैच किया जाएगा।
रजिस्ट्रार देख, और कितने अरसे में 30 डेज में। यानी जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ है, मतलब जिस दिन लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर, कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर ये ड्यूटी है कंपनी की और राइट है बैंकर का कि वो रजिस्ट्रार के पास जाए 30 दिन के अंदर और उसको सबमिट करवाए, क्या, एक एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन के साथ क्या अटैच करना है, लोन एग्रीमेंट की बजाय ज्यादा बेहतर है बोले इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज, क्योंकि लॉ ने ये फ्रेज यूज किया, वो इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज साथ में लोन एग्रीमेंट के अटैच किया जाए, ये उसके साथ एप्लीकेशन के साथ। रजिस्ट्रार क्या करेगा फिर, रजिस्ट्रार देखेगा भाई हाँ जी ये दो पार्टीज आ गई है, ये एक पार्टी आ गई है, इसने एग्रीमेंट लिया है, इसके मुताबिक ये लोन था, ये चार्ज सिक्योरिटी एग्री हुई है, वो हो सकता है कोई एडिशनल इंक्वायरी कर ले, ओके अच्छा ये लोन की पेमेंट होगी है क्या, लोन की पेमेंट हो गया, चलिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट की कॉपी मुझे दे दें जिसमें ये जो 100 मिलियन का लोन है आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रहा हो, ताकि रजिस्ट्रार को ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि वाकई ही लोन डिसबर्स हो चुका है। इस तरह का कोई एक आधा मजीद सवाल पूछना हो रजिस्ट्रार ने, वो पूछ सकता है। जब उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि भैया ये लोन हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुका है। अब जब रजिस्टर हो गया, ये सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद बैंक बेफिक्र हो गया, बैंक को पता चल गया अब मेरा स्टेटस क्या हो गया है, सिक्योर्ड डेट का कि अनसिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड डेट का। अब ये जो सिक्योरिटी के तौर पे एसेट रखवाए हैं हमारे अलावा और कोई पर्सन इसको सेल नहीं कर सकता। भाई यहाँ तक बात समझ आई? तो मुझे बताइए ज़रा, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ये किसने साइन करके देना, ऑथेंटिकेट करके देना है, रजिस्ट्रार ने। डन। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा, प्रोसेस सारा यही होता है, छोटा सा ट्विस्ट आएगा। अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड हो तो, इफ प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, तो यहाँ पे देखिए दो मजीद ब्रांचेस आ गई। अच्छा, इन दोनों में कॉमन यही है क्या, अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है तो एक मजीद स्टेप आपने करना है, ठीक है, मॉर्टगेज आर चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान ऑन प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। लेफ्ट और राइट, इन दोनों केसेस में फर्क क्या है, सिमिलैरिटी क्या है दोनों केसेस में, प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। फर्क क्या है कि इसमें चार्ज आउटसाइड पाकिस्तान क्रिएट हुआ है, इसमें चार्ज इनसाइड पाकिस्तान क्रिएट हुआ है। यानी पहले वाली जो लेफ्ट वाली एग्जांपल है ना, इसमें न्यूयॉर्क वाला होटल है और इस पे बैंक, इसमें लोन भी किससे लिया भला, न्यूयॉर्क के बैंक से, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से। बिल्डिंग किधर है, होटल न्यूयॉर्क में, लोन भी किससे लिया, न्यूयॉर्क बैंक से। क्या अब न्यूयॉर्क वाले बैंक से न्यूयॉर्क में बैठ के न्यूयॉर्क वाली प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योरिटी के तौर पर रखवा के लोन लिया, सोचें क्या पाकिस्तान में इसके रजिस्ट्रेशन करवानी है कि नहीं, क्यों करवानी है, हो तो गई है न्यूयॉर्क में, डबल करवानी है क्या, पाकिस्तान में नहीं हुई। पाकिस्तान में अगर फर्ज कीजिए कल को कंपनी वाइंड अप होती है, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनेगी, अगर आपने इधर रजिस्ट्रेशन ना करवाई हुई आपका नाम उस लिस्ट में अव्वल तो आएगा ही नहीं, अगर आ भी गया सिक्योर्ड की लिस्ट में नहीं आएगा। हाँ, इस केस में कंपनी पाकिस्तान में, कंपनी पाकिस्तान में, क्योंकि अगर कंपनी पाकिस्तान में नहीं है ना तो फिर तो रजिस्टर पाकिस्तान का लेना देने कोई नहीं उससे, ना लोन देने वाला पाकिस्तान में, ना लोन लेने वाला पाकिस्तान में, ना जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया जा रहा है वो पाकिस्तान में, तो लेना देने कोई नहीं। ये दोनों मसले किस वजह से आए, क्योंकि कंपनी पाकिस्तान की है, ठीक है। तो अगर तो लोन पाकिस्तान की प्रॉपर्टी से लिया है, पाकिस्तान के बैंक से लिया है, प्रोसेस यहीं पे खत्म, यहां पे प्रोसेस खत्म, 3 स्टेप में प्रोसेस खत्म। क्या
3 प्रोसेस है। क्या क्या स्टेप्स हैं भैया? बारोअर की ड्यूटी है और लैंडर का राइट है कि वो जाके चार्ज रजिस्टर करवाए। 30 दिन के अंदर, चार्ज क्रिएट होने के 30 दिन के अंदर अंदर किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। कौन जाएगा? ये ड्यूटी ऑफ बारोअर एंड राइट ऑफ लैंडर। क्या चीजें लेके जाएंगे? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज प्रेस्क्राइब पार्टिकुलर के साथ सबमिट करवाएंगे। और फिर जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, 30 दिन वाली कंडीशन पूरी हो गई, बारोअर या लैंडर में से कोई आ गया और इंस्ट्रूमेंट भी जमा करवा दिया, पर्टिकुलर्स भी दे दिए, फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? सर्टिफिकेट इशू कर देगा, अपनी स्टैंप, साइन स्टैंप करके, ऑथेंटिकेशन करके सिक्योर्ड। अगर तो प्रॉपर्टी पाकिस्तान की है फिर तो बात यहीं खत्म। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है फिर एक स्टेप और होगा। वो स्टेप क्या है भला? कि उधर के मुल्क में तो रजिस्ट्रेशन होगी, पाकिस्तान में भी करवानी होगी। अब अगर लोन चार्ज क्रिएट हुआ है, मॉर्टगेज या चार्ज क्रिएट हुआ है आउटसाइड पाकिस्तान, ऑन प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, चार्ज क्रिएट आउटसाइड पाकिस्तान हुआ है, इसका मतलब पता क्या है? कि जो लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, वो न्यूयॉर्क में बैठ के हुआ है, न्यूयॉर्क वाले बैंक की बिल्डिंग के अंदर बैठ के साइन हुआ है, यानी उससे लोन लिया है। तो अब आपको क्या करना है? उस बैंक ने आपके ख्याल में अपने कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन करवाई होगी कि नहीं करवाई होगी? तो वो तो सिक्योर हो गया। लेकिन रजिस्ट्रार यहाँ पे क्या कह रहा है? हमारे पास भी एंट्री करवाए, हमें भी पता चले ना आप सारी दुनिया में कहाँ से लोन ले रहे हैं। तो वो चार्ज पाकिस्तान में भी रजिस्टर करवाना रिक्वायर्ड है। अब अगला सवाल ये है, किस टाइम पीरियड में? टाइम पीरियड वही है, लेकिन 30 दिन कहां से काउंट करने हैं? लोन एग्रीमेंट की डेट से नहीं, बल्कि लोन एग्रीमेंट क्रिएट हुआ, वो डॉक्यूमेंट्स जितने दिनों में पाकिस्तान में पहुंचते हैं ना, लोन एग्रीमेंट के जितने दिनों में पाकिस्तान पहुंचते हैं, उतने दिन के बाद 30 दिन शुरू होंगे। आ गए जिस दिन पाकिस्तान में नॉर्मली आ जाया करते हैं। हो सकता है 1-2 दिन जल्दी आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन बाद आ जाए। एक्चुअल रिसीव की डेट नहीं, स्टैंडर्ड जो नॉर्मली रिसीव हो जाता है जितने दिनों में, उस डेट को देखेंगे। ये कंसेप्ट है। यानी फर्ज करें, बात समझ नहीं आई पूरी तरीके से, फर्ज करें PIA ने लोन लिया न्यूयॉर्क बैंक से। न्यूयॉर्क बैंक ने बोला प्रॉपर्टी क्या है? हमने कहा ये भाई बड़ा होटल है हमारा। न्यूयॉर्क बैंक ने कहा बिल्कुल ठीक है, कितना लोन चाहिए? हमने कहा $500 मिलियन। उसने कहा ठीक है, $500 मिलियन लोन। उसने हमें लोन डिसवर्स कर दिया और चार्ज क्रिएट हो गया उधर। अब ये सारा काम हुआ है 5 जनवरी को। अब बताइए, वहां से अगर ये लोन की डॉक्यूमेंट्स न्यूयॉर्क से पाकिस्तान में भेजे ना, तो 5 दिन लगते हैं इसमें। कितने दिन? पहला सवाल मेरा, क्या ये चार्ज जो कि पाकिस्तान से बाहर क्रिएट भी पाकिस्तान से बाहर हुआ है, प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड है, पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना है कि नहीं? क्यों करवाना है? कंपनी तो पाकिस्तान की है। शाबाश। कितने दिन में करवाना है? 30 दिन में। ये भी बिल्कुल ठीक है, 30 दिन बिल्कुल ठीक जवाब है। लेकिन 30 दिन शुरू कहां से होंगे? 5 तारीख को कि ये 5 + 5 10, ये 5 दिन ऐड क्यों किए? हाँ जी। अच्छा, अब देखें, अगर 10 जनवरी, फर्ज कीजिए 5 जनवरी को लोन एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो 10 जनवरी को डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में आ जाते हैं नॉर्मली, तो कितने दिनों में रजिस्टर करवाना चाहिए? 30 दिन में। ये लगभग बनेगा आपका 9 फरवरी। हाँ, 31 जनवरी को डाल 9 फरवरी के लग, तो 9 फरवरी तक आपने इस लोन की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में करवानी है। अब चाहे वो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स जल्दी आ जाएं चाहे देर से आए, आपने 9 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवानी है। डन जी। चलिए, ये तो केस वो था प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, लोन भी ये क्रिएट भी कहाँ हुआ? अब मेरे एक सवाल का जवाब देना है। कॉमन सेंस यहाँ पे साथ होना जरूरी है, वरना आप दोनों सिचुएशन को मिक्स कर देंगे। एक लोन, प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है और लोन फॉरेन बैंक से लिया, वो पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना है,
करवाना है, ओके। अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है और लोन पाकिस्तानी बैंक से लिया है, चार्ज इज क्रिएटेड इन पाकिस्तान, चार्ज इज क्रिएटेड, उसके बारे में क्या कंसेप्ट होगा आपके ख्याल में? क्या उसमें आपको ये सिखाएगा कि इसको पाकिस्तान में भी रजिस्टर करवाओ, कि ये सिखाएगा कि हो सकता है बाहर के मुल्क में भी रजिस्टर करवाना हो? बाहर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में तो वो रजिस्टर हो चुका, क्रिएट हुआ, उधर उधर तो रजिस्टर हो ही चुका है। अब मसला क्या है? पाकिस्तान से बाहर देखें, इन दोनों में मसले की नोयत समझे। इस केस में मसले की नोयत कुछ हो रहा है, इसमें कुछ हो रहा है। इसमें क्या है? चार्ज क्रिएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, प्रॉपर्टी स्विचड आउटसाइड पाकिस्तान। इसमें मसला ये नहीं है कि फॉरेन कंट्री में चार्ज रजिस्टर करवाना है, भाई उधर तो हो गया हुआ है, ये लिखा हो। इसमें मसला क्या है? पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना, और डॉक्यूमेंट्स कितनी देर में पाकिस्तान पहुंचेंगे, वो दिनों वाला मसला है। इसमें क्या मसला है? मॉर्गेज चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान और प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान। इसमें मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान में कब चार्ज रजिस्टर करवाना है, वो तो हो गया हुआ भैया, वो तो कह रहा है, खुद से कह रहा है चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान, हो चुका है क्रिएट, वो तो नॉर्मल केस है। इसमें मसला क्या है सेकंड वाला राइट वाले में? कि हो सकता है बाहर के मुल्क में भी ये लॉ की रिक्वायरमेंट हो कि उधर भी ये लोन लिया तो रजिस्टर करवाना हो। अपने वकील से पूछ लो कि भैया ये दुबई में भी या न्यूयॉर्क में भी रजिस्टर करवाना लाजमी है कि नहीं, और अगर है तो उधर भी रजिस्टर करवाओ। लॉ यहाँ पे कह रहा है, पाकिस्तान का लॉ ये कह रहा है भाई मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया ना सिर्फ पाकिस्तान की हद तक की है। अगर ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है और उस मुल्क का कानून कहता है कि इधर भी रजिस्ट्रेशन होगी, तो अपने वकील से मशवरा करके ना खुद उधर करवाओ, वो मैंने नहीं करवानी। रजिस्ट्रार क्या कह रहा है? पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन मैं कर दूंगा, बाहर के मुल्क में अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो तुमने करवानी है, वो मैंने नहीं करवानी। वो कह रहा है हो सकता है कि उधर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़े, उधर अलग से करवाओ आप। हाँ, कंपनी इसके भी पाकिस्तान की, कंपनी पाकिस्तान की है तभी तो डबल मसला आ गया। ठीक है, ये मसला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तो जब आप कभी फॉरेन कंट्री में जाके कहीं पे एस्टेब्लिश होंगे ना, आपको इससे भी एक बड़ा मसला सामने आएगा। क्या वाला? डबल टैक्सेशन का नाम सुना है? आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रह के इनकम अर्न करते हैं, टैक्स देना पड़ेगा। बुरा ये भी लगता है, चार्ज इधर रजिस्टर करना पड़ेगा, बुरा ये भी लगता है। पाकिस्तान से बाहर हैं और वहां से इनकम अर्न करते हैं, वहां पे भी टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरा सवाल एक और आएगा, क्या पाकिस्तान में भी आके टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ जी, ये हाँ 4 साल बाद यही मसला अगर आप देखें ना तो इसकी बैकएंड पे भी यही मसला है कि भाई प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, अगर तो पाकिस्तान में होती है एक ही जगह रजिस्टर करवाना होता, पाकिस्तान से बाहर है ना तो डबल रजिस्ट्रेशन होती है। तो यहां पे आपको ये बता रहा है कि किस सिचुएशन में आपने क्या करना है। भाई ये दोनों में फर्क समझ आया? तो दोनों में कॉमन क्या है? कंपनी पाकिस्तान की है और प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है। कंपनी पाकिस्तान की, प्रॉपर्टी पाकिस्तान से। फर्क क्या है? एक केस में चार्ज बाहर के, यानी लोन बाहर के बैंक से लिया है, एक पाकिस्तान। जब लोन बाहर के बैंक से लिया हो तो मसला क्या होता है? पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना है तो कब करवाना है? तो उसमें कहा जब नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आ जाए उसके बाद 30 दिन। और अगर पाकिस्तान में चार्ज क्रिएट हुआ हो तो मसला क्या है? बाहर के मुल्क में भी करवाना होगा तो वो आपने खुद करवाना है, रजिस्ट्रार करा, मेरा कोई नहीं मसला। कुछ समझ आई बात की? हाँ, ये थोड़ा हल्का सा मुश्किल लग रहा है ना, ऊपर प्रोसीजर सारा आसान था। तो पहले जब आसान पेपर बनते थे क्या प्रोसीजर पूछता था, लेकिन अब रिसेंटली उसने कुछ ना ये प्रॉपर्टी स्विचड आउटसाइड पाकिस्तान पूछना शुरू कर दिया है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट का कंसेप्ट हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलो इसको बाद में पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ज्यादा है हमें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते क्या होगा? नहीं करवाते रजिस्ट्रेशन, लो अच्छा अब जरा लीगली जवाब दीजिएगा, लोन एग्रीमेंट वाइड होगा कि चार्ज वाइड होगा? चार्ज वाइड होगा, यानी उसका स्टेटस हो जाएगा अनसिक्योर्ड। लोन स्टिल अभी भी है लेकिन चूंकि रजिस्टर नहीं करवाया तो वाइड हो जाएगा।
लॉ कहता है दिस चार्ज विल बी वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर और क्रेडिटर। क्या कहता है? दिस चार्ज विल बी वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर और, इसका मतलब क्या हुआ वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर और क्रेडिटर? इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया ना तो क्रेडिटर्स या लिक्विडेटर जब आएंगे कंपनी के एसेट को बेच के हिस्सा लेने के लिए, क्या जब कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंड अप हो गई तो क्रेडिटर और लिक्विडेटर गिद्ध की तरह आते हैं, गिद्ध की तरह। कंपनी मुर्दा पड़ी है और उसके ऊपर आके अपना हिस्सा ले जाने के लिए। क्यों भाई? उन्होंने कंपनी को खिलाया, लोन नहीं दिया क्रेडिटर ने। और लिक्विडेटर भी अलग से कोई पर्सन नहीं, लिक्विडेटर का भी काम यही होता है कि कंपनी में जो बचा खुचा उसको बेच के क्रेडिटर को पैसे दे। अब देखिए एक तरफ क्रेडिटर आ रहे हैं सिक्योर्ड वाले जिन्होंने अपना अपना चार्ज क्रिएट करवाया हुआ है, या लिक्विडेटर है जो वो लिक्विडेटर भी क्रेडिटर का साथी है। और एक तरफ ये कंपनी आ रही है जिसने लोन तो दिया है लेकिन रजिस्ट्रार के पास चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया। अब बताइए क्या रजिस्ट्रार इसको प्रायोरिटी पे पेमेंट करवाएगा? पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट होगी या कि इसको होगी पेमेंट? सिक्योर्ड को। तो यही वो समझा रहा है कि अगर आप विद इन प्रेस्क्राइब टाइम चार्ज रजिस्टर नहीं ना करते तो फिर ये चार्ज वाइड हो जाएगा अगेंस्ट लिक्विडेटर और क्रेडिटर। अगेंस्ट वाइड अगेंस्ट लिक्विडेटर क्रेडिटर का मतलब क्या है? आप क्रेडिटर या लिक्विडेटर से शिकायत नहीं कर सकते कि सर हमें भी हिस्सा दीजिए। वो पहले अपना पूरा हिस्सा लेंगे जो सिक्योर्ड वाले क्रेडिटर है, फिर बचा कुछ आपके हिस्से में आता है। क्यों? आपकी क्या गलती है भला? सिक्योरिटी। आप कहेंगे सर मेरी सिक्योरिटी थी, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है सिक्योरिटी। स्टार क्या कहेगा? मेरे पास आके रजिस्टर तो ही ना करवाया। तो चार्ज कोई तब ही वैलिड होगा जब रजिस्ट्रार के पास जाके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करवाया जाएगा। अगर नहीं करवाया तो वो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। वाइड अगेंस्ट लिक्विडेटर आर क्रेडिटर। इसका क्या मतलब है? लिक्विडेटर ऐसे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट, चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्रेडिटर भी ऐसे चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कमीशन भी नहीं एक्सेप्ट करें। वो कहेगा हम ये मानते हैं आपने लोन दिया है वापस मिलना चाहिए, ये मानते हैं, लेकिन स्टेटस क्या होगा? पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट होगी फिर अनसिक्योर्ड। अगर पैसे बच, और कहाँ बचने, कहाँ बचने? इतने पैसे होते तो कंपनी बैंकरप्ट थोड़ी होती। तो इसीलिए पहले ही ध्यान से काम करवा लेना चाहिए। और एक ज़िंदगी में असूल याद रखें, याद आ गया, एक ज़िंदगी में जब कभी खास तौर पे प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी पर्सन को कोई काम कहना है ना आपने अपने जूनियर को, किसी टीम मेंबर को, जाहिर है आप लोग माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किसी बड़ी पोजीशन पे जाके बैठेंगे, जब भी बैठेंगे तो जो आपके जूनियर होंगे, जब कभी आपने उनको कोई काम कहना है बाद में उसको कंफर्म ज़रूर कर लेना है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। अंधा एतमाद नहीं करना। क्या करना है? कंफर्म ज़रूर करना, वरना आपके साथ भी वही होगा जो अल्फा बैंक वालों के साथ हुआ है। ये नहीं अभी बताना मैंने, ये तो कल बताएंगे हम, या आपको उस वक्त पता चल जाएगा जब आप केस स्टडी करेंगे आज की होम असाइनमेंट। उसमें उन्होंने अंधा एतमाद किया था एक वकील के ऊपर। वकील को एक काम दिया, उसके ऊपर अंधा एतमाद किया, बाद में चेक ही नहीं किया वकील ने वो काम किया कि नहीं किया। फिर क्या हुआ ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट है, मैं अलग रख रहा हूं सिर्फ इस वजह से कि 2-3 कंसेप्ट है, खासतौर पे ये कंसेप्ट ऐड होने से ना थोड़ा सा इसका कम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ गया लेक्चर का, इसलिए मैं दूसरा कंसेप्ट आज नहीं कर रहा, ठीक है। एक दिन में एक ही तरह टेक्निकल कंसेप्ट हो जाए तो काफ़ी, आज ये पढ़ लिया ठीक है, कल इसको पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन 12 सिलेबस का हिस्सा है, पूछ सकता है। एक ज़माने में ये भी अहम नहीं होता था, लेकिन फिर आई कैब ने पूछना शुरू कर दिया, तो आई कैब कभी भी चाहना पूछ सकता है ना। तो हमने सारा सिलेबस, जब इतनी चीज़ें तैयार कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें क्या कहती हैं, कुछ नहीं जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी जी शाबाश पूछिए। डेज वाली समरी, अच्छा ओके ओके ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा, ये जो आज लेक्चर प्लान शेयर होगा ना जब ग्रुप में, तो कमेंट्स में सिर्फ 2-3 बच्चे, सारे नहीं, सारे ना शुरू हो जाएगा,
2-3 बच्चे बस रिमाइंड करवा दें डेज़ वाली समरी, ये लिख दिया डेज़ वाली समरी, ठीक है। हमारा कोई टीम मेंबर पढ़ के वो मुझे बता देते होते हैं तो फिर मैं शेयर कर दूंगा। डन जी। चलिए आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।